तो हम अपना डिस्कशन बायोमोलिक्यूल्स के बारे में कंटिन्यू कर रहे हैं। जिस बायोमोलिक्यूल की हम बात कर रहे हैं वो है प्रोटीन। तो आप जानते हैं प्रोटीन में मैंने अब तक आपको अमीनो एसिड्स के बारे में बहुत कुछ बताया है। उम्मीद है आपने अपनी एनसीईआरटी भी ढंग से पढ़ ली होगी। तो देखिए हम वहाँ से शुरू करते हैं जहाँ पिछला वीडियो हमने छोड़ा। हमने ये कहा था कि ये जो मोनोमर्स हैं अमीनो एसिड्स, इनको हम जोड़ेंगे आपस में पॉलीमर बनाने के लिए, एक हेटेरोपॉलीमर बनाने के लिए जो प्रोटीन है, और जो बॉन्ड बनेगा उसे पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। और मैकेनिज्म ऑफ दिस बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी द सेम एज इन केसेस ऑफ अदर बायोमोलिक्यूल्स, दैट इज इट विल बी कंडेंसेशन रिएक्शन और डिहाइड्रेशन सिंथेसिस। तो हमने कुछ इस तरह से किया था। हमने कहा कि मान लीजिए आपने एक अमीनो एसिड लिया, लेट अस से दिस इज ग्लाइसिन, इस तरह का काम हमने किया था, और यहाँ पर NH2 अमीन ग्रुप होगा। आप जानते हैं ये अल्फा अमीनो एसिड है, सिंपलेस्ट अमीनो एसिड ग्लाइसिन है। लेट अस टेक एन अनदर अमीनो एसिड, लेट मी टेक अ डिफरेंट कलर। तो अगर हम यहाँ पर एक और अमीनो एसिड ले लेते हैं H, और यहाँ पर मिथाइल ग्रुप, तो आप जानते हैं कि हम अब जो अमीनो एसिड ले रहे हैं ये एलेनीन है। और एक और अमीनो एसिड मैं ले लेता हूँ विच विल बी सेरीन। और बार बार मैं आपको इनके स्ट्रक्चर बता रहा हूँ क्योंकि ये तीनों अमीनो एसिड आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है। तो देखिए यहाँ पर हमने ये NH2, ये इस तरह से हमने 3 अमीनो एसिड्स को प्लेस किया। अब मुझे इनके बीच में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस करना है। तो ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ से निकाला, देखिए ये वाटर मॉलिक्यूल मैंने यहाँ से निकाला, और देखिए 2 मैंने यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल निकाल के 3 अमीनो एसिड को जोड़ दिया। और ये जो CONH बॉन्ड बनेगा इसे आप पेप्टाइड बॉन्ड कहेंगे। एक पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा और एक पेप्टाइड बॉन्ड ये रहा। तो मुझे उम्मीद है अब आपको समझ में आ गया कि किस तरह से डिहाइड्रेशन सिंथेसिस से अमीनो एसिड्स को आपस में जोड़ा जाता है और ये स्ट्रक्चर बनता है एक पॉलीपेप्टाइड का, एक पॉलीपेप्टाइड का। तो मुझे ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि पेप्टाइड बॉन्ड इज अ कोवलेंट बॉन्ड that is responsible for bonding of or joining of the amino acids, and these amino acids when joined they will form the polypeptide or a protein। देखिए मैं बहुत पॉलीपेप्टाइड एंड अ प्रोटीन की बात कर रहा हूँ, तो मुझे एक बात बड़े ध्यान से समझ लेनी चाहिए शुरू में, ये बिल्कुल सेम चीज नहीं है। मैं इसको इस टाइम यूज कर रहा हूं इनिशियल लेवल पर, पॉलीपेप्टाइड कह रहा हूं, प्रोटीन कह रहा हूं, लेकिन पॉलीपेप्टाइड आप समझ सकते हैं बहुत सारे अमीनो एसिड से जुड़ करके एक मॉलिक्यूल बनेगा, उसे पॉलीपेप्टाइड कहेंगे। लेकिन जब आप प्रोटीन शब्द इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें फंक्शनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो एक नुआंस है पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन के बीच में। अगर आपको नुआंस समझना है तो वो ये है कि पॉलीपेप्टाइड तो आप स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रहे हैं, यस प्रोटीन विल बी अ पॉलीपेप्टाइड, नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जब फंक्शनैलिटी इसकी आ जाएगी तो ये डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर्स को एज्यूम करेगा, तभी जाकर के अपनी फंक्शनल स्टेट में आएगा। देन इट इज बेटर टू यूज द वर्ड से फॉर एग्जांपल प्रोटीन। सो अदरवाइज यस, शुरुआत में हम ये कह सकते हैं कि ओके प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड बिकॉज वी आर अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। तो अब मुझे ये बात समझ में आ गई कि प्रोटीन बनता कैसे है, पॉलीपेप्टाइड हम कह कैसे रहे हैं। अब आप देखिए बड़े ध्यान से, सबसे पहले बनने वाला जो प्रोटीन का स्ट्रक्चर है उसे उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। सो हम सबसे पहले बात करेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। सो द फर्स्ट फॉर्म्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन इज कॉल्ड एज इट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर। और देखिए ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ये एक तरह का, आप ये समझ लीजिए लीनियर स्ट्रक्चर है। ये आपको 2 चीजें बता रहा है, एक व्हाट इज द नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन दिस प्रोटीन, इस अमीनो एसिड्स इस प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड्स हैं। दूसरा आपको यह बता रहा है कि इनकी सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्या है। तो देखिए फिर मेरी बात समझिए, फर्स्ट फॉर्म्ड स्ट्रक्चर कौन सा है, प्राइमरी स्ट्रक्चर। और लीनियर स्ट्रक्चर आप इसको डिपिक्ट कर सकते हैं। आपने कहा 2 चीजें पता लगती हैं, कितने अमीनो एसिड हैं इसमें और उनकी सीक्वेंस क्या है। से फॉर एग्जांपल ये आप देख रहे हैं, ये अगर मान लीजिए मैं इस तरह से अमीनो एसिड जोड़ता चला जाऊं तो देखिए एक अमीनो एसिड, 2, 3, एक मैं इसको पिक्टोरियल डायग्राम बना रहा हूं। ये सर्कल्स को आप अमीनो एसिड समझिए, बीच में मैं क्या बना रहा हूं, पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा हूं। इस तरह का स्ट्रक्चर जो मुझे ये बता रहा है कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 क्या है, 12 क्या है अमीनो एसिड्स हैं। ये एक प्राइमरी स्ट्रक्चर हो गया। और मुझे ये पता चल गया कि
इसकी जो हो सकता है हाइपोथेटिकल अगर हम कहें मीथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, लेट अस से लाइसिन, आर्जिनिन, लेट अस से ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, let us say glycine, let us say proline, let us say lysine again, and then let us say for example any amino acid you can call glutamic acid, aspartic acid, and let us say histidine. ये मान लीजिए एक पेप्टाइड है, पॉलीपेप्टाइड है। ये एक पॉलीपेप्टाइड है जिसमें ये 12 अमीनो एसिड है। एक हाइपोथेटिकल हमने बना दिया, पहला अमीनो एसिड ये है, आखिरी अमीनो एसिड ये है। देखिए जो ये लेफ्ट साइड का अमीनो एसिड है, उधर देखिए जहां पे ये ग्लाइसिन है, इस तरफ यहां पर NH2 ग्रुप होगा, इसका NH2 ग्रुप यहां पर होगा। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर ये मैं चलिए एक और अमीनो एसिड जोड़ देते हैं। देखिए मीथियोनिन, क्योंकि इनिशिएटर अमीनो एसिड होता है तो मैं एग्जाम्पल में भी मीथियोनिन ही पहले लिख रहा हूं, ताकि आपको ये भी एक चीज समझा दूं। आप देखेंगे बाद में जेनेटिक्स में कि जब ट्रांसलेशन होता है, जब प्रोटीन बनता है आपकी बॉडी में जेनेटिक कोड के हिसाब से, तो जो सबसे पहले अमीनो एसिड जुड़ता है वो मीथियोनिन ही है। सो इतना याद रखिएगा। तो यहां पर NH2 जरूर होगा, ये आप जानते हैं। इस तरफ NH2 होगा, तो इस एंड को आप एन टर्मिनस कहेंगे प्रोटीन का। तो देखिए आप प्राइमरी स्ट्रक्चर में दोनों टर्मिनस बताएंगे। एक तरफ आपने कहा कि इसका एन टर्मिनस है। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड कि इस तरफ पर यहां पर कार्बोक्सिल खाली होगा। ये वो जगह है जहां पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। तो हमने ये कहा कि इस जगह को हमने कहा सी टर्मिनस। तो एक प्रोटीन के दो टर्मिनस होते हैं। एक टर्मिनस को आपने कहा एन टर्मिनस, और एक प्रोटीन को एक एंड को आपने क्या कहा, सी टर्मिनस। और ध्यान दीजिए ये जो बॉन्ड है, इस बॉन्ड को आपने कहा पेप्टाइड बॉन्ड, इसको आपने कहा पेप्टाइड बॉन्ड। और बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिए, जितने अमीनो एसिड होंगे उनसे एक नंबर कम पेप्टाइड बॉन्ड्स बने होंगे। तो आप देखिए जब आपने 2 अमीनो एसिड जोड़े थे तो एक पेप्टाइड बॉन्ड था, 3 अमीनो एसिड जोड़े तो 2 पेप्टाइड बॉन्ड था। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपने 100 अमीनो एसिड जोड़े तो 99 पेप्टाइड बॉन्ड्स होंगे। एक और बात याद रखिएगा, क्योंकि आप पेप्टाइड बॉन्ड को बनाने में डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज अ डिहाइड्रेशन सिंथेसिस, that means you are removing a water molecule from the amino acids। आप अमीनो एसिड्स में से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर रहे हैं, तो ये पूरा अमीनो एसिड नहीं है वहां पर। सो दिस इज नॉट द कंप्लीट अमीनो एसिड, दिस यू मस्ट अप्रिशिएट। आपने क्या निकाल लिया है, वाटर मॉलिक्यूल। तो आप फ्रीक्वेंटली अच्छी टेक्स्ट बुक में एक टर्म देखेंगे, अमीनो एसिड रेजिड्यूज। सो इट कंटेन्स से फॉर एग्जांपल 12 अमीनो एसिड रेजिड्यूज इन द एग्जांपल वी आर टेकिंग। तो मैं एक और टर्म आपके सामने बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही होगी, डिस्कस कर रहा हूं, रेजिड्यू शब्द क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि ये कंप्लीट प्रोटीन नहीं होगा। अब एक साइंटिस्ट का नाम रखिए, याद रखिए, इन साइंटिस्ट का नाम है फ्रेड सेंगर। तो फ्रेडरिक सेंगर, ही वॉज द पर्सन जिन्होंने सबसे पहले इस प्रोटीन का, आप जानते हैं इस प्रोटीन को इंसुलिन, इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर पता किया था। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि वो कौन सा प्रोटीन है जिसका प्राइमरी स्ट्रक्चर सबसे पहले डिसाइफर किया गया था, द आंसर इज इंसुलिन। एंड दिस इज अ नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी। ये नोबेल प्राइज विनिंग डिस्कवरी है, याद रखिएगा। फ्रेड सेंगर उन गिने चुने 4 लोगों में है जिन्हें 2 बार नोबेल प्राइज मिला है। 2 बार नोबेल प्राइज मिला है फ्रेड सेंगर को, एक बार इंसुलिन का प्राइमरी स्ट्रक्चर पता करने के लिए, और दूसरा सेंगर ने वो टेक्निक दी थी जिस पर ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस किया गया। ये आप क्लास 12th में पढ़ेंगे। तो सेंगर मेथोडोलॉजी वाज यूज्ड इन सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम। सो ही गॉट नोबेल प्राइज ट्वाइस। आई होप दिस थिंग इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक चीज बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से मेरी बात समझिए कि ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि इसी की वजह से आगे वाले स्ट्रक्चर भी बनेंगे। तो आगे कैसा स्ट्रक्चर बनेगा प्रोटीन का, वो इसी चीज पर डिपेंड करता है कि इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा है। एन्फिन्स्टन हाइपोथेसिस कहते हैं इसको, बड़े ध्यान से मेरी बात समझिएगा। तो हमने ये कहा कि आगे प्रोटीन बहुत अपना स्ट्रक्चर चेंज करेंगे। मैंने आपसे कहा था पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन में एक अंतर है। फंक्शनैलिटी में प्रोटीन इस तरह से ही नहीं रहेगा, लीनियर मॉलिक्यूल फोल्ड होगा, नए नए स्ट्रक्चर्स आएंगे, अभी हम देखेंगे उन स्ट्रक्चर्स को। और वो स्ट्रक्चर कैसा बनेगा वो बेसिकली इस चीज पर डिपेंड करता है कि इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर कैसा है। जैसा मैंने आपको बताया कि इसे एन्फिन्स्टन हाइपोथेसिस कहते हैं। सो आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक चीज और देखिए,
बड़े ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। प्रोटीन में कैन यू इमेजिन कितनी ज्यादा डाइवर्सिटी हो सकती है, हाउ मच डाइवर्सिटी इज पॉसिबल इन प्रोटीन। तो छोटा प्रोटीन लेते हैं जिसमें 100 अमीनो एसिड है, तो 100 अमीनो एसिड का प्रोटीन छोटा होगा और 20 डिफरेंट अमीनो एसिड है जिनसे आप बना सकते हैं, तो 20⁻100 कॉम्बिनेशंस पॉसिबल है। मुझे नहीं पता इसमें कितनी जीरोज आएंगे, इसको मिलियन बिलियन क्या कहेंगे, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। आप मैथ्स के आदमी हैं, आप खूब करिए इसको। तो मैंने आपसे क्या कहा कि 100 अमीनो एसिड का प्रोटीन, जिसे मैं छोटा प्रोटीन कह रहा हूं, उसमें 20⁻100। कैन यू इमेजिन द डाइवर्सिटी दैट दिस मॉलिक्यूल हैज। क्या आप इस चीज को अब समझ पा रहे हैं कि प्रोटीन आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, फंक्शन बनाता है। जितने लिविंग रिएक्शंस हो रहे हैं सबको एंजाइम कैटालाइज करता है, एंड ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स। और देखिए एंजाइम्स आर स्पेसिफिक फॉर देयर सबस्ट्रेट, एंड कैन यू इमेजिन द अमाउंट ऑफ डाइवर्सिटी। छोटी सी बात देखिए, मिलियंस ऑफ टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी मॉलिक्यूल जो अलग अलग तरह के एंटीजेंस को क्या कर सकती है, आइडेंटिफाई कर सकती है। ये एंटीबॉडीज क्या है, प्रोटीन्स हैं। हम सबका स्ट्रक्चर एक दूसरे से डिफरेंट है। आप कोई भी ले लीजिए, ईयर की शेप ले लीजिए, नोज की शेप ले लीजिए, सबका स्ट्रक्चर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। ये जो डाइवर्सिटी है लिविंग वर्ल्ड में, इसको बड़ी आसानी से प्रोटीन से एक्सप्लेन किया जा सकता है। इसीलिए जब आप जेनेटिक्स में जाएंगे तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने आएगी कि शुरू में साइंटिस्ट इस चीज को लेकर कंफ्यूज होंगे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है या प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि उनके हिसाब से जो जेनेटिक मटेरियल है वो स्मार्ट होना चाहिए, उसके अंदर कोई ना कोई इस तरह की कैपेबिलिटी या प्रॉपर्टी होनी चाहिए जो कि लिविंग वर्ल्ड में एक्चुअली क्या एक्सप्लेन कर पा रही है, डाइवर्सिटी को एक्सप्लेन कर पा रही है। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। तो मुझे उम्मीद है आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर समझ में आ गया। फिर अब मैं ये कह रहा हूं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर किसी भी प्रोटीन की नेटिव स्टेट नहीं होगी। तो अब एक और टर्म मैंने इस्तेमाल कर दी, इस टर्म को मैंने क्या कहा, नेटिव स्टेट। तो देखिए एक शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, नेटिव स्टेट। तो नेटिव स्टेट किसी भी प्रोटीन की फाइनल फंक्शनल स्टेट है। तो जब कोई प्रोटीन अपनी फाइनल फंक्शनल स्टेट में पहुंच रहा है तो आप इसे उसको क्या कह रहे हैं, नेटिव स्टेट कह रहे हैं। इतनी बात समझ लीजिए। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर हमने ये कहा कि फोल्डिंग होगी, और इस फोल्डिंग की वजह से, प्राइमरी स्ट्रक्चर में फोल्डिंग की वजह से जो प्रोटीन का नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो बनेगा नेक्स्ट लेवल का, उसे आप उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहेंगे। सो उसे आप क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। तो मैंने ये कहा कि अब प्राइमरी स्ट्रक्चर से जब फोल्डिंग होगी तो हमने ये कहा कि देयर वुड बी द फॉर्मेशन ऑफ द नेक्स्ट लेवल ऑफ protein organization which is called as the secondary structure of a protein। तो देखिए सेकेंडरी स्ट्रक्चर में दो बहुत कॉमन डिजाइन बनते हैं, एक को आप कहते हैं अल्फा हेलिक्स और दूसरे को आप कहते हैं बीटा प्लीटेड शीट। तो हमने ये कहा कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर दो हो सकते हैं, एक तो बहुत कॉमन हमने क्या कहा, अल्फा हेलिक्स है, और दूसरा हमने क्या कहा, बीटा प्लीटेड शीट है। तो ये दो चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए कि ये बेसिकली बीटा प्लीटेड शीट और मैंने क्या कहा, अल्फा हेलिक्स, दो कॉमन क्या हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स हैं प्रोटीन के। तो मैं इसको रब कर देता हूँ क्योंकि अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन पता है। याद रखिएगा कि फिर मैं उसको मिटाने के बाद एक बार याद दिला रहा हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर के पीछे पेप्टाइड बॉन्ड था, जो बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है प्राइमरी स्ट्रक्चर के लिए पेप्टाइड बॉन्ड है। और याद रखिएगा कि ये बॉन्ड कोवलेंट है और बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दिस। द प्राइमरी स्ट्रक्चर वॉज बिकॉज ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड, द पेप्टाइड बॉन्ड। देखिए अब अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लीटेड शीट की बात करते हैं। तो देखिए अल्फा हेलिक्स कहते हैं, अल्फा हेलिक्स कहते हैं, जैसे अगर आपने कभी पुराना टेलीफोन सेट देखा है तो उसमें जो वो रिसीवर होता है और वहाँ पर जो बॉडी रखी हुई होती है उसके बीच में एक तार होता है, तो वो जिस तरह से घूमा होता है, अगर आप उसे खींचे तो वो इस तरह से घूमा हुआ होगा, इस तरह से हेलिक्स होगा, उसे आप क्या कहते हैं, अल्फा हेलिक्स कहते हैं। तो पिक्टोरियली आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अल्फा हेलिक्स को, लेकिन यू कैन इमेजिन दैट दिस विल बी कॉल्ड समथिंग लाइक दिस। मैं उस पर्टिकुलर टेलीफोन के तार की बात कर रहा हूँ जिसे आप अगर ऐसे खींचे, देन यू कैन इमेजिन व्हाट इज अल्फा हेलिक्स। अब देखिए जो दूसरा पार्ट है, इसके लिए मुझे एक चीज का सहारा लेना पड़ेगा। आई विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ दैट, मैं इसको ड्रॉ नहीं कर पाऊंगा। तो एक पेज ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, एक छोटा सा पेज मैंने इसको फाड़ा, और
जैसे आपने देखा होगा कि जो फीमेल्स जब साड़ियाँ पहनती हैं तो उसमें एक प्लीट डालती हैं, प्लीट्स। तो प्लीट लोग आजकल बाल में भी वो नालियाँ सी बना लेते हैं, उसे प्लीट कहते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखिए तो ये जो है ये मैं प्लीट डाल रहा हूं इसके ऊपर, कैन यू सी, मैं इसमें क्या डाल रहा हूं, ये प्लीट डाल रहा हूं, देखिए बड़े ध्यान से। तो आजकल तो फैशन में मेरे को लगता है पता नहीं प्लीट भी बाल में आ रही है, लेकिन यू कैन इजीली इमेजिन व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि ये जो स्ट्रक्चर है ये बीटा प्लीटेड शीट है। तो आप अगर ड्रॉ कर सकते हैं तो करिए, मैं नहीं कर पाऊंगा, आपको मैंने दिखा दिया। दिस वुड बी अ बीटा प्लेटेड शीट। तो साथ साथ में ये पेप्टाइड चेन्स होंगी जो कि जुड़ी हुई हैं किससे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। सो इधर आप ये समझिए दिस इज बीटा प्लेटेड शीट, और ये जो मैंने आपको बनाया ये अल्फा हेलिक्स है। और इस वाले स्ट्रक्चर के पीछे सेकेंडरी स्ट्रक्चर इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ध्यान दीजिए इस चीज को। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसके बीच में होता है, तो देखिए याद करिए अमीनो एसिड, एक तरफ NH है, एक तरफ C डबल बॉन्ड O है। याद कीजिए, एक तरफ NH2 ग्रुप में, और एक तरफ देखिए C डबल बॉन्ड O। ये एक दूसरे के साथ में क्या बनाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। इंडिविजुअली हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत वीक होता है, लेकिन कलेक्टिवली इट बिकम्स वेरी स्ट्रांग। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हम क्या कह रहे हैं कि वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो जब आप ट्रांसपोर्ट इन प्लांट पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि पानी बहुत ऊंचाई में, जायंट रेडवुड ट्रीज में 100 मीटर ऊपर चला जाता है पानी। तो ये किस तरह से चला जाता है, क्यों, क्योंकि इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, कोहेशन है, एडिशन है, और कैपिलैरिटी से ये इतनी ऊपर तक खिंच जाते हैं। दिस इज अमेजिंग। इतने सारे पुल की वजह से एक प्रेशर होता है ट्रांसपिरेशन पुल का, वाटर कॉलम टूटता नहीं है अक्सर। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बॉन्ड दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट है लिविंग सिस्टम में। जैसे फॉर एग्जांपल सिग्नल ट्रांसमिशन, तो कोई चीज ऐसी चाहिए मुझे जो जल्दी बने जल्दी टूटे, जल्दी बने जल्दी टूटे, तो वहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इस्तेमाल होगी। याद रखिएगा, इंडिविजुअली बहुत वीक है, कलेक्टिवली बहुत स्ट्रांग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या बनता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनता है। सो जनरली अब डिपेंड ये करता है कि कौन सा अमीनो एसिड किस अमीनो एसिड के साथ में क्या बना रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। अल्फा हेलिक्स काफी रेगुलर सा स्ट्रक्चर है, और एक टर्न में 3.6 अमीनो एसिड के रेजिड्यूज होते हैं। सो इस बात को याद रखिएगा, 3.6 रेजिड्यूज ऑफ अमीनो एसिड इन वन टर्न ऑफ अल्फा हेलिक्स। तो इसका मतलब फॉर एग्जांपल फर्स्ट और फोर्थ, 1 2 3 4 एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर मान लीजिए ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो ये वाली जो चीज है वो बाहर की तरफ पुश हो जाएगी, एंड देन इट विल बी फोल्डेड लाइक दिस। सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग हियर बिटवीन NH एंड C डबल बॉन्ड O। दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हमने क्या कहा, अल्फा हेलिक्स में 3.6 रेजिड्यूज होते हैं। केवल राइट हैंडेड हेलाइसिस आपको किस में देखने को मिलते हैं, लिविंग सिस्टम में देखने को मिलते हैं। तो दो तरह के अल्फा हेलिक्स हो सकते हैं, राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड। केवल कौन से देखने को मिलते हैं, राइट हैंडेड हेलाइसिस दिखते हैं। तो मैं आपको हेलिक्स जो है वो फिर एक बार DNA वगैरह में पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। आई विल हैव 2 फिगर्स, देन आई विल शो यू हाउ टू यूज द थंब रूल, वेदर इट इज कमिंग डाउन और गोइंग अप। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये चीज हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी याद रखिएगा कि केवल राइट हैंडेड हेलाइसिस आपको देखने को मिलते हैं। तो या तो अल्फा हेलिक्स बन गया या बीटा प्लेटेड शीट बन गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे चित्रकार हैं। मैं खूब पिकासो और लियोनार्डो डा विंसी को पढ़ा रहा हूं। आपने बहुत सुंदर बीटा प्लेटेड शीट अपनी किताब में बना ली होगी, मेरे से नहीं बनी। मैंने आपको एक कागज को फोल्ड करके दिखा दिया था कि प्लीट कहते कैसे है। सो हैप्पी ड्राइंग, प्लीज कीप ऑन डूइंग इट। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि बीटा प्लेटेड शीट कहते किसे है। आगे देखिए, बहुत कम प्रोटीन्स अब अपने नेटिव स्टेट में आएंगे। तो जैसे फॉर एग्जांपल एक फाइब्रोइन प्रोटीन है, सिल्क प्रोटीन है, तो वो बीटा प्लेटेड शेट में क्या हो सकता है, नेटिव स्टेट में आ सकता है। सो वेरी फ्यू प्रोटीन्स विल बी नेटिव मैंने क्या कहा था, फाइनल फंक्शनल स्टेट। तो ये जो फाइनल फंक्शनल स्टेट है इसे नेटिव स्टेट कहते हैं। ये मैंने कहा कि बहुत कम प्रोटीन में आएगा। मैंने आपको एक एग्जाम्पल दे दिया। इंसिडेंटली याद रखिएगा, जो कोलेजन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ट्रिपल हेलिक्स है।
ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसका है? कोलेजन का। ये जरूर बात याद रखिएगा। खैर, इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन गया, अल्फा हेलिक्स बन सकता है और बीटा प्लेटेड शीट, दोनों के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आ गया। फिर मैं आपको याद दिला रहा हूं, द बॉन्डिंग दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन वुड बी बेसिकली द हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बड़े ध्यान से बात को सुनिएगा कि मैंने कहा एक बहुत कम प्रोटीन्स को छोड़ दीजिए, बाकी सबका टर्शरी स्ट्रक्चर बनेगा। ये नेटिव स्टेट नहीं है, और ज्यादातर प्रोटीन्स की जो फंक्शनैलिटी है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो देखिए, मैं दो बात बोल रहा हूं। पहले मैंने आपसे कहा कि मेन स्ट्रक्चर प्राइमरी स्ट्रक्चर है, उसी के हिसाब से बाकी स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन जब मैं फंक्शनल नेटिव स्टेट की बात कर रहा हूं, तब मैं ये कह रहा हूं कि प्रोटीन मस्ट अटेन व्हाट इज कॉल्ड एज टर्शरी स्ट्रक्चर इन ऑलमोस्ट ऑल द प्रोटीन्स बैरिंग अ फ्यू। सो ये बात मुझे उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। अब मैं इसके पीछे राशनेल क्या है? राशनेल ये है कि इस प्रोटीन को आप सॉल्यूशन में डालिए। तो याद कीजिए, जब आपने मिसल फॉर्मेशन 9th में किया था, तो आपने कहा था कि किसी का अगर कोई एम्फीपैथिक मॉलिक्यूल है तो वो अपने आप इस तरह से ओरिएंट हो जाएगा स्फीयर के तौर पे कि वो पानी की तरफ उसके हाइड्रोफिलिक पार्ट आ जाएं और पानी से दूर उसके हाइड्रोफोबिक पार्ट आ जाएं। ऐसा आपने इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में भी देखा था, ऐसा आप फॉस्फोलिपिड में भी देख चुके हैं। सो ये सारी की सारी चीजें याद कीजिए। कोई भी चीज अगर पानी में गिर रही है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि अमीनो एसिड की एम्फीप्रॉक्टिक प्रॉपर्टीज हैं। तो हम ये सोच रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं कि देखिए, इनमें से कुछ ग्रुप्स, बहुत ही सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए। एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। याद रखिएगा, नेचर में इतनी सिंपल चीज कभी नहीं मिलेगी आपको। प्रोटीन्स आर वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। सो मान लीजिए यहां पर जो आर ग्रुप है और यहां पर जो आर ग्रुप है, आप जानते हैं कि यह किसी प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, फिर उसका क्या बन गया? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। आई एम मेकिंग अ वेरी वेरी सिंप्लीफाइड प्रोटीन। और मान लीजिए जो बाहर आर ग्रुप है ये हाइड्रोफिलिक है, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक है। और अंदर वाले क्या है? हाइड्रोफोबिक। अब अगर आप इस प्रोटीन को किस में डालते हैं, से फॉर एग्जांपल पानी में डालते हैं, तो इसमें फोल्डिंग होगी बिकॉज ऑफ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। वाटर एक्सक्लूड करेगा, वाटर उन चीज को एक्सक्लूड करेगा जो हाइड्रोफिलिक नहीं है, अपने आप फोल्डिंग होगी इस मॉलिक्यूल की। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। सो इस एक्सक्लूजन की वजह से मैंने ये कहा कि ये हाइड्रोफोबिक है, ये हाइड्रोफिलिक है, तो एक तरह का स्फीयर बना देते हैं जिसमें बाहर केवल क्या है? हाइड्रोफिलिक है और अंदर क्या है? हाइड्रोफोबिक है। तो आपने इसको फोल्ड कर दिया, हाइड्रोफोबिक को पानी से बचा लिया और स्टेबिलिटी के लिए हाइड्रोफिलिक जो आर ग्रुप्स थे उनको पानी की तरफ एक्सपोज कर दिया। दिस मॉलिक्यूल विल नाउ बी स्टेबल, इट विल बी फोल्डेड अपॉन इटसेल्फ। तो आपको मैंने बहुत छोटा सा आइडिया दिया। अब अगर आप ये समझ सकते हैं कि प्रोटीन्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होंगे, तो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट दिस विल बी अ ह्यूज फोल्डिंग। It will be a very very complex folding, something I do not know, something like this. This is how the tertiary structure will be formed. तो आप देख रहे हैं ये tertiary structure इस तरह से फॉर्म हो सकते हैं। सो अब आप ये देखिए कि इस फोल्डिंग की वजह से ये कुछ साइट्स बन रही हैं। ये साइट अगर ये एंजाइम है तो एक्टिव साइट का काम कर सकता है, जिस पे आके सबस्ट्रेट आकर के बाइंड करे। तो ये जो फोल्डिंग की वजह से इसकी अब फाइनल फंक्शनल स्टेट आ रही है, इसे आप कहते हैं नेटिव स्टेट। और मैंने आपसे कहा कि ये कौन सा स्ट्रक्चर है? टर्शरी स्ट्रक्चर है। मैं ये कह रहा हूं कि फंक्शनैलिटी के लिए करीब करीब सारे प्रोटीन्स में इस टर्शरी स्ट्रक्चर का बनना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो मुझे उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही है, बहुत ज़्यादा जरूरी है इसका बनना। अब देखिए, इसके लिए हमने ये कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस। सो हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शन पहली वो चीज थी जिसकी वजह से ये फोल्डिंग हुई। अब देखिए, इसके बाद जब ये फोल्डिंग हो गई तो ऑब्वियसली दिस फोल्डिंग विल बी फर्दर स्टेबलाइज्ड बाय वैन डर वाल्स इंटरैक्शन। तो आप जानते हैं वीक इंटरैक्शन है। देखिए, ये भी वीक इंटरैक्शन है, ये भी वीक इंटरैक्शन है। इसके अलावा फिर आप समझ सकते हैं कि सिस्टीन आमने सामने आ सकता है। तो सिस्टीन मैंने आपको बताया था कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड है, सल्फा हाइड्रिल ग्रुप होता है उसमें, और जब भी आमने सामने सिस्टीन आ जाए तो डाइसल्फाइड बॉन्ड बनता है। अब की बार ये डाइसल्फाइड बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड है। सो अब हम कह रहे हैं कि इसमें और क्या बन सकता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड बन सकता है। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हमने क्या कहा?
कोवलेंट बॉन्ड है। एक और बॉन्ड, फिर देखिए क्यों नहीं दोबारा और हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स फोल्डिंग की वजह से आमने सामने आएंगे। तो तीसरे नंबर पर मैं लिखना चाहूंगा हाइड्रोजन बॉन्ड। सो ये तीनों बॉन्ड कैसे हैं? वीक बॉन्ड है। ये बॉन्ड थोड़ा सा क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। इसकी वजह से जो टर्शरी स्ट्रक्चर है वो स्टेबलाइज हो रहा है। सो मुझे उम्मीद है ये बात आपकी समझ में आ गई होगी कि क्या ये टर्शरी स्ट्रक्चर बनने की वजह क्या है। अब देखिए, बहुत से प्रोटीन्स ऐसे हैं जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। तो बड़ा फेमस एग्जांपल है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा और 2 बीटा। सो 2 अल्फा और 2 बीटा चेन्स हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं हीमोग्लोबिन में। अब आप देखिए कि हर एक चेन का, मान लीजिए अगर हम अल्फा चेन बनाएं तो लेट अस रब द टर्शरी स्ट्रक्चर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग अबाउट द टर्शरी स्ट्रक्चर। अब देखिए, हर एक में अल्फा चेन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, बीटा चेन का प्राइमरी स्ट्रक्चर बना, फिर उसकी वजह से उनके बाद क्या बना? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। उसके बाद में क्या बना? टर्शरी स्ट्रक्चर। देखिए फोल्डिंग होती जा रही है। और अब क्योंकि इसके फाइनल स्ट्रक्चर में चारों चेन्स को आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, चारों चेन्स को आपस में इंटरेक्ट करना पड़ेगा, तो केवल ऐसे प्रोटीन्स जिनके पास एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है उनका एक और लेवल होता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का, जिसे हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कहते हैं। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर उन प्रोटीन्स में देखने को नहीं मिलेगा जिनमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो अब आप ये अल्फा बीटा इसको आपने आपस में जोड़ दिया, तो ये जो स्ट्रक्चर बना, इस स्ट्रक्चर को आपने क्या कहा? quaternary structure. So that means this is quaternary structure. Again all the bonds that were involved in the tertiary structure will be involved here again. Hydrophobic interaction, further hydrogen bonding, van der Waal interactions, and obviously disulfide linkage. So ये उन प्रोटीन्स में बनता है जिनमें एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन है। तो देखिए, अब अभी हमने चारों लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन कर लिए। तो लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन अबाउट इट। तो हम ये कह रहे हैं कि जो सबसे पहले बनने वाला स्ट्रक्चर है उसे प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और प्राइमरी स्ट्रक्चर के पीछे कोवलेंट बॉन्ड है। तो पहला स्ट्रक्चर प्राइमरी है, हमने कहा था लीनियर है, नंबर बता रहा है, सीक्वेंस बता रहा है, कोवलेंट बॉन्ड है इसके पीछे, ये हमने बात करी थी। फिर हमने ये कहा कि फोल्ड हुआ सेकेंडरी, अल्फा हेलिक्स है, बीटा प्लेटेड शीट है, प्राइमरी किसकी वजह से है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। फिर हमने ये कहा कि टर्शरी स्ट्रक्चर बना, और हमने ये कहा कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग हुई और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन भी हुए, हाइड्रोजन बॉन्ड्स बने, और हमने बात करी वैन डर वाल इंटरेक्शंस की, ये तीनों वीक हैं, और हमने बात करी एक डाई सल्फाइड बॉन्ड की, ये टर्शरी स्ट्रक्चर में आपको दिखाई देंगे। इसके अलावा फिर हमने कहा कि कुछ प्रोटीन्स में क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होगा जिनमें ये सारी बॉन्डिंग दोबारा हो सकती है। तो मुझे उम्मीद है ये लेवल ऑफ प्रोटीन ऑर्गेनाइजेशन आपको समझ में आया होगा, नेटिव कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। फाइनल पॉइंट समझिए प्रोटीन के स्ट्रक्चर में। देखिए, मैंने प्राइमरी स्ट्रक्चर कोवलेंट से बनाया, बाकी सारे वीक बॉन्ड्स हैं। तो इस चीज पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि प्रोटीन का स्ट्रक्चर किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में क्या होगा। अब इसका मतलब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मेरा मतलब ये है कि ये जो वीक बॉन्ड्स हैं, तो मान लीजिए प्रोटीन किसी ऐसी जगह पड़ा हुआ है जहां का टेम्परेचर नॉर्मल से ज्यादा है, सो दैट टेम्परेचर इज गोइंग टू अफेक्ट द वीक बॉन्ड्स, दे विल ब्रेक, वो टूट जाएंगे। पीएच आप चेंज कर दीजिए, क्या होगा? टूट जाएंगे। तो आपने टेम्परेचर चेंज किया, आपने पीएच चेंज किया, तो ये जो टर्शरी स्ट्रक्चर है इसकी वीक बॉन्ड्स क्या होंगे? टूटना शुरू होंगे, एंड द नेटिव स्टेट विल बी गॉन। प्रोटीन फंक्शनल नहीं रहेगा, प्रोटीन की फंक्शनैलिटी क्या हो जाएगी? गायब हो जाएगी। इस चीज को आप कहते हैं डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। यहां पर प्रोटीन का फंक्शन लॉस हो गया। उसकी वजह आपको समझ में आई कि उसका जो एनवायरनमेंट है, उस एनवायरनमेंट की कंडीशन को आपने चेंज कर दिया, और उस चेंज करने की वजह से हमने क्या देखा कि उसका जो है, जो बॉन्डिंग पैटर्न है वो क्या हो गया? चेंज हो गया। दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू अंडरस्टैंड। देखिए, ये बड़े वीक बॉन्ड्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर वाल इंटरेक्शंस, ये सब बड़े वीक बॉन्ड्स है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, और
इस वजह से मैंने आपसे पहले भी कहा था कि इन्हीं की वजह से फिर नेटिव स्टेट आती है, वो कॉम्प्लेक्स फोल्डिंग की वजह से, और वो अगर स्टेट हट गई तो फिर ये नेटिव नहीं रहेगा, फंक्शनल नहीं रहेगा। इसे मैंने क्या कहा है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन कहा है। आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर, एब्सोल्युटली क्लियर। तो हमने एक टर्म इस्तेमाल करी, हमने कहा डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। तो देखिए बड़े ध्यान से मैं आपको, जब आप जेनेटिक्स में जाएंगे तो एक सिक्कल सेल अनीमिया पढ़ेंगे। सिक्कल सेल अनीमिया में केवल एक अमीनो एसिड चेंज होगा बीटा चेन और ग्लोबिन मॉलिक्यूल में। ग्लूटामिक एसिड विल बी रिप्लेस्ड बाय वेलिन, लेकिन ग्लूटामिक एसिड जो है वो पोलर अमीनो एसिड है, इट इज एसिड, और जो वेलिन है वो नॉन पोलर अमीनो एसिड है। केवल एक अमीनो एसिड चेंज होने की वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम आएगी सिक्कल सेल अनीमिया में। सो यू कैन आर्ग्यू कि सर 140 के करीब अमीनो एसिड्स होते हैं, केवल एक अमीनो एसिड के चेंज होने से इतनी बड़ी क्या प्रॉब्लम हो गई। तो हम ये कह रहे हैं कि टर्शियरी स्ट्रक्चर पे बहुत खराब असर डालेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक पर्टिकुलर ग्रुप्स के बीच में हो रही है, एंड इट विल अफेक्ट द स्ट्रक्चर, इट विल अफेक्ट द फंक्शनैलिटी ऑफ द प्रोटीन, एंड दिस एबनॉर्मल फंक्शन विल लीड टू वेरी वेरी बिग प्रॉब्लम्स। तो ये सारी चीजें आपको यहां पर सीखनी बहुत जरूरी है। तो आप एक बात और ध्यान रखिए, most of the people think that denaturation is always irreversible, and that is not the case. That is not the case. Most of the time the denaturation is irreversible, I agree with it. लेकिन ऐसा नहीं है कि denaturation हमेशा क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। मैंने आपको एन्फिन्स्टन हाइपोथेसिस बताया था। तो मैंने आपसे ये कहा कि मान लीजिए आपने किसी प्रोटीन की टेम्परेचर और पीएच को चेंज कर दिया और उसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, और मान लीजिए टर्शियरी स्ट्रक्चर लॉस्ट हो गया, लेकिन प्राइमरी स्ट्रक्चर तो अभी वही है। प्राइमरी स्ट्रक्चर तो कोवलेंट बॉन्ड की वजह से बना था, आपने उबाल नहीं दिया होगा, आपने इतनी ज्यादा पीएच चेंज नहीं कर दी होगी कि आपने कोवलेंट बॉन्ड तोड़ना शुरू किया। ये याद रखिए। एक और बात याद रखिएगा, ये जो प्रोटीन की जो फोल्डिंग हो रही है, मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं केमिस्ट्री में। अगर आप केमिस्ट्री के बारे में जानते हैं तो आप जानते हैं कि रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। हर चीज जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है उसको अटेन करने की कोशिश करती है। तो बेसिक चीज ये है, फंडामेंटल प्रिंसिपल आप ये समझिए, यही लाइफ में प्रिंसिपल है। सो आप ये चीज समझ लीजिए कि जो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्टेट होगी, उसको अटेन करने की कोशिश कर रही होगी। ये जो फोल्डिंग हो रही है टर्शरी और ये सब चीजें हो रही हैं, ये भी मकसद यही है कि किसी तरह से जो लोवेस्ट एनर्जी स्टेट है उसको क्या किया जाए, अटेन किया जाए। और ये जो फोल्डिंग है अपने आप नहीं हो रही है, ये फोल्डिंग प्राइमरी स्ट्रक्चर की वजह से हो रही है, क्योंकि प्राइमरी स्ट्रक्चर की सीक्वेंस डिसाइड करेगी कि किसके किसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनना है और आगे क्या स्ट्रक्चर बनना है। सो इट इज नॉट नेसेसरी दैट द प्रोटीन डीनेचरेशन विल ऑलवेज बी इरिवर्सिबल। अगर आपने ऑफेंडिंग एजेंट हटा दिया तो कुछ केसेस में डीनेचर्ड प्रोटीन रीनेचर भी हो सकता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है ये पॉइंट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और एक और चीज लास्ट में आपको बता रहा हूं, दो चीजें बता रहा हूं। तो देखिए, एक प्रोटीन होते हैं, इन्हें हम कहते हैं चैपेरोन्स। सो चैपेरोनिन्स या चैपेरॉन्स प्रोटीन कहते हैं। ये प्रोटीन्स को प्रॉपर फोल्डिंग में मदद करते हैं। किस तरह से प्रोटीन प्रॉपरली फोल्ड हो, इसमें कौन मदद करते हैं, चैपेरॉन्स करते हैं। एक और प्रोटीन होता है यूबिक्विटिन। यूबिक्विटिन मार्क करता है प्रोटीन्स को डिग्रेडेशन के लिए। यूबिक्विटिन का मतलब ही समझिए, यूबिक्विटस है, हर जगह मिलता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, यूबिक्विटिन। और वो कुछ प्रोटीन को जब आपने तोड़ना है, मार्क करना है कि कौन से प्रोटीन को खत्म करना है, तब ये यूबिक्विटिन आता है। याद रखिएगा, मिसफोल्डिंग प्रोटीन्स, आपने पहले शायद हो सकता है एक प्रायोन्स के बारे में पढ़ा हो, आपने क्रूट्सफेल्ड जेकब डिजीज के बारे में पढ़ा हो, एमाइलॉयड डिपॉजिट हो जाते हैं ब्रेन में, अल्जाइमर्स डिजीज, ये सारी की सारी चीजें, ये जो है एमाइलॉयडोसिस, ये जो सारी की सारी चीजें हैं, ये प्रोटीन के मिसफोल्डिंग से होने वाले डिसऑर्डर्स है। आगे जाकर के एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप पढ़ेंगे, रामचंद्रन एंगल्स, रामचंद्रन प्लॉट, आप इस तरह के कुछ एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो बेसिकली इस तरह की टेक्निक्स हैं, वो भी किस पर डिपेंड करती हैं, बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करती हैं। एक चीज और याद रखिएगा, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी एक चीज समझिए। तो मान लीजिए मैं किसी मॉलिक्यूल को बीच में रखता हूं और इधर एक स्क्रीन है और यहां से एक्सरे फेंकता हूं इसके ऊपर, तो ये एक्सरे बेंड करेगा एंगल से। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं उसके एंगल से जो एक्सरेज हैं वो क्या होंगी, डिफ्रैक्ट होंगी और जाकर के स्क्रीन पर टकराएंगी और स्क्रीन पर एक पर्टिकुलर
पर एक पर्टिकुलर से फॉर एग्जांपल पैटर्न आएगा और उस पैटर्न से देख करके आप ये बता सकते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल बीच में रखा है इसकी शेप क्या है। इसको बताने के लिए आपको प्रोटीन को या किसी भी मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइज करना आना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए वाटसन एंड क्रिक ने से फॉर एग्जांपल वाटसन एंड क्रिक से पहले एक्चुअली रोजालिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस वेल्किंस ने डीएनए को बीच में रखा और ये स्क्रीन रखी और यहां से क्या डाल दिया, एक्सरेज, और इस एक्सरेज की वजह से ये बेंडिंग हुई और यहां पर एक पैटर्न बना और वो पैटर्न कुछ इस तरह का बना, व्हाट इज कॉल्ड एज लाइक दिस। इस तरह का पैटर्न वो दिखाई दिया, ये क्रॉस शेड पैटर्न। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ एन हेलिक्स। इससे हमें पता चला कि डीएनए का स्ट्रक्चर भी क्या होगा, हेलिक्स होगा। अ वेरी पावरफुल टेक्निक एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी टू अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अब प्रोटीन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा। बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, प्रोटीन को कहा ही हमने समथिंग ऑफ फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ इस वीडियो को एक दो बार देखिए, अपनी एनसीईआरटी को ढंग से पढ़िए और इसको इसलिए समझिए कि ये आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हर जगह काम आएगा। सो इसके बाद जो हम वीडियो करेंगे, जो नेक्स्ट टॉपिक मैं आपको पढ़ाऊंगा, इसमें वो यही प्रोटीन से ही रिलेटेड है, जिसे हम कहते हैं एंजाइम्स। सो एंजाइम्स जो हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स मैं कह सकता हूं, क्योंकि आपकी बॉडी में जितने भी लिविंग रिएक्शंस हैं दे आर कैटालाइज्ड बाय द एंजाइम, और इन्हीं एंजाइम्स में जो कि ज़्यादातर क्या है, ऑलमोस्ट ऑल क्या है, प्रोटीन्स हैं, उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।